हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो साइंस की पिछली क्लास में हमने अभी पुष्प के सभी भागों के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम देखेंगे बीजांड। बीजांड क्या होता है? देखिए, प्रत्येक बीजांड जो होता है वो अंडाशय की भीतरी दीवार से एक छोटे से डंठल के द्वारा लगा रहता है, और जिस डंठल से ये लगा रहता है उसको बोलते हैं बीजांड वृंत। फिर देखिए, जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे हम कहते हैं नाभिका या फिर हाइलम। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग बीजांड काय का बना होता है और चारों ओर से ये दो परतों से ढका हुआ रहता है। और फिर बीजांड के अग्रभाग में एक छिद्र सा रह जाता है जो कि माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार कहलाता है। फिर देखिए, बीजांड द्वार की ओर बीजांड काय के भीतर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। फिर देखिए, भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 विशेष कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 2 होती हैं सहायक कोशिकाएं और एक होती है अंड कोशिका। तो ये जो अंड कोशिका होती है यही मादा युग्मक का कार्य करती है। चलिए इसे हम फिगर में देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपको सामने फिगर में दिख रहा है ये क्या है? एक बीजांड है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि बीजांड क्या है? अंडाशय की भीतरी दीवार में एक, जैसे कि यहाँ पे शो तो हो नहीं रहा है, यहाँ देखिए इस तरह समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अंडाशय है तो भीतरी दीवार में एक डंठल के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे बोलते हैं बीजांड वृंत। यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ तो है। ठीक है, यहाँ छोटा सा बीजांड दे रहा है, यहाँ पे देखिए अटैच है ये। तो ये जो अटैच है, ठीक है, ये जो संरचना दिख रही है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। ठीक है, जिस स्थान पर ये बीजांड जो है बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं हाइलम। जिस स्थान पे बीजांड वृंत से जुड़ता है उसको बोलते हैं हाइलम कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग जो होता है वो बीजांड काय होता है। अधिकांश का जो भाग होता है अंदर का, इसे क्या बोलते हैं? बीजांड काय। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बीजांड काय होता है। अंदर का जो भी भाग होगा बीजांड के उसे कहेंगे बीजांड काय। और यह चारों ओर, ठीक है, बीजांड काय जो है चारों ओर 2 परतों से घिरा हुआ होता है। बीजांड के अग्रभाग में एक छिद्र होता है। यहाँ देखिए, ये बीजांड का अग्रभाग है, यहाँ क्या है? एक छिद्र है जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, छिद्र होता है जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार की ओर बीजांड काय के भीतर जब इसके अंदर हम जाएंगे तो एक थैलेनुमा संरचना होती है। ये देखिए, यह है ना थैलेनुमा संरचना। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। देखिए यहाँ पे है ये जो थैलेनुमा संरचना है, इसको जो है क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। अब यहाँ देखिए, भ्रूण कोश में हम जब पहुंच जाते हैं तो भ्रूण कोश के अंदर बीजांड द्वार की ओर क्या है? बीजांड द्वार की ओर 3 विशेष कोशिकाएं होती हैं। 3 विशेष प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं। फिगर में अच्छे से दिख नहीं रहा है, जिनमें से 2 होती हैं सहायक कोशिका। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से 2 सहायक कोशिका होंगी और एक होती है अंड कोशिका। ये ठीक है, ये है अंड कोशिका। ये 2 सहायक कोशिका और एक ये है अंड कोशिका होती है। और यही जो अंड कोशिका होती है यही क्या होती है? मादा युग्मक का कार्य करती है। फिर यहाँ देखिए, इसी के अंतर्गत यहाँ 2 है द्वितीय कोशिकाएं, और फिर यहाँ देखिए 3 है प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, तो मेन जो है हमारा जो विशेष रूप से जो ध्यान रहेगा इस पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे पुष्प।
जिनमें पुमंग और जायंग, पुमंग यानी कि नर भाग होता है और जायंग क्या होती है, इस मादा भाग होती है पुष्प का। तो ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग और जायंग दोनों स्थित होते हैं उसे हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। याद रखिएगा, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, पुमंग और जायंग यानी कि नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित हों तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। इसके विपरीत जिन पुष्पों में या तो पुमंग होगा या तो जायांग होगा, ठीक है, या तो पुमंग होता है, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, या जायांग, तो वे एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है। या फिर पुमंग होगा या फिर जायांग, यानी कि या तो उस पुष्प में केवल नर भाग होगा या फिर केवल मादा भाग हो, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। फिर देखिए ऐसे पौधे जिन पर नर और मादा भाग यानी कि पुमंग और जायांग दोनों प्रकार के पुष्प हों तो उसे हम कहेंगे उभय लिंगाश्रयी पौधे। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे पौधा है, ये पुष्प है नर, ठीक है, या फिर इसे कहिए क्या ये मादा पुष्प है और इसी के ऊपर जो है नर पुष्प है, यानी कि नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग तो हों लेकिन एक ही पौधे पे हों, तो इसे हम क्या कहेंगे, उभय लिंगाश्रयी पौधे कहेंगे। ठीक है, उभय लिंगाश्रयी पौधा। नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, लेकिन एक ही पौधे पर क्या कहलाएगा, ये उभय लिंगाश्रयी पौधा कहलाएगा। जबकि इधर हम देख रहे थे जब कि पुमंग और जायांग जब एक ही पे हो जाए, यानी कि फ्लावर जो है एक ही हो, फ्लावर एक ही हो, इसी में एक भाग हो जाए नर और दूसरा भाग हो जाए मादा, यानी कि फूल एक हो, इसी में दो भाग हो, एक नर मादा दोनों, तो ये हो जाएगा कैसा पुष्प, ये हो जाएगा द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है, एक ही पुष्प में नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, पुमंग भी हो और जायांग भी हो। फिर देखिए यहाँ पे जिन पुष्पों में या तो नर भाग होगा, पुमंग होगा या फिर जायांग होगा, यानी कि पौधा अलग हो जाएगा। एक जो है एक पौधा है जिसमें केवल नर भाग हो, नर पुष्प हो, फिर दूसरा पौधा हो जिसमें केवल मादा पुष्प हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक लिंगी। समझ में आ रहा है। चलिए, लेकिन वे पौधे जिन पर नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं उसे एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। ये देखिए अभी मैंने बताया ना, अलग अलग नर पुष्प अलग पौधे पर, मादा पुष्प अलग पौधे पर, उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगाश्रयी पौधे कहेंगे उसे। नेक्स्ट हेडिंग है जनन की प्रक्रिया। पहला है परागकण या फिर परागण। तो पुष्प के परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग देख ही चुके हैं कि परागकोश जो था उसमें परागकण भरे रहते थे। देखिए पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या फिर दूसरे पौधे के किसी पुष्प के या फिर दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण। यहाँ से देखिए यहाँ तक होगा। ठीक है, ये देखिए पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प पर या फिर दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए इसे फिगर से समझ लीजिए कैसे इसे समझा जा सकता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसे पौधा है ना, कोई पौधा है जिसमें एक पुष्प है, ठीक, ये है नर पुष्प, और मान लीजिए इसी पर है पुष्प मादा पुष्प। ठीक, तो यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ परागकोश पाया गया है
तो इसके जो है यहाँ पे और मादा में क्या पाई जाती है, वर्तिका पाई जाती है। तो परागकोश से परागकण जब छिटक के आएंगे उसी पौधे पर, ठीक है, मादा पुष्प की वर्तिका पर, इस तरीके से भी परागण हो सकता है। और या तो पुष्प में इसी प्रकार से मान लीजिए एक पुष्प है, देखिए वर्तिका है, ये क्या है, वर्तिका है, फीमेल पार्ट है पुष्प का। और इसी पर से यहाँ से इसका नर पार्ट निकला हो, एक ही पुष्प पे हो, नर और मादा पार्ट दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल जो भाग है वो दोनों एक ही पुष्प में हो। ये क्या है, पराग कोश। पराग कोश में क्या होता है, पराग कण भरे रहते हैं, है ना। तो यहीं से पराग कण जो है पुष्प के वर्तिका तक आए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो इस प्रक्रिया को भी क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। यहाँ देखिए ये प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और देखिए, एक और कंडीशन होती है कि मान लीजिए कोई ऐसा भाग हो पौधे का, एक ऐसा पौधा जिसमें या तो नर पुष्प उगता है या फिर मादा पुष्प उगता है। तो मान लीजिए यहाँ नर पुष्प है और कोई दूसरा प्लांट है, ये यहाँ पे क्या है, इसमें केवल मादा पुष्प ही लगते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से परागकण आएंगे इस पुष्प पर, तो इसको क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। तो ये तीन प्रक्रिया हो सकती है, तीन तरीके से परागण हो सकता है। या तो एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों हो, या तो एक ही पुष्प में क्या हो, नर और क्या भाग दोनों हो। यहाँ पे पुष्प एक ही पेड़ पर, मतलब वृक्ष एक हो, फूल अलग अलग हो। यहाँ देखिए फूल ही एक हो और भाग जो अलग अलग हो, एक ही फूल में जो है हो जा रहा है परागण की प्रक्रिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग वृक्षों में दो अलग अलग फूल हैं, एक में नर फूल लगते हैं, एक में केवल मादा फूल लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आ रहा है परागकण आ रहा है या इसके वर्तिका पर, तो इन तीनों तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं परागण। तो ये लिखा है कि पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर यहाँ देखिए नीचे लिखा है कि जब एक पुष्प में परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर गिर जाते हैं। फिगर में देखिए यहाँ पे, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण, ठीक है, ये क्या है, परागकण है, परागकण उसी पुष्प के, पुष्प क्या है, एक ही है ना, उसी पुष्प के वर्तिका पर आके गिर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण। ये क्या है, स्वपरागण, उसे कहते हैं स्वपरागण। फिर देखिए, जब किसी दूसरे पुष्प से, लेकिन उसी जाति का पौधा होना चाहिए, जब किसी दूसरे पुष्प से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। दूसरे पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाते हैं, ठीक है। एक पौधा है नर पुष्प वाला, दूसरा पौधा है मादा पुष्प वाला, तो यहाँ से परागकण निकल के यहाँ चले गए, दूसरे पुष्प के आ गए, है ना। दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंच रहे हैं, ठीक, तो उसे हम कहेंगे क्या, पर परागण, पर परागण कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ देखिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे आ रहे हैं, इसको भी बोलेंगे पर परागण, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि इस प्रकार से एक लिंगी पुष्पों में, एक लिंगी यानी कि या तो पुष्प नर हो या फिर मादा हो, तो एक लिंगी पुष्पों में पर परागण ही होता है, ठीक है। एक लिंगी पुष्प जो रहेगा, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, एक लिंगी पुष्प है, ये केवल नर पुष्प है, मादा भाग इसमें नहीं है। ये कैसा एक लिंगी पुष्प है, केवल मादा पुष्प है, नर भाग इसमें नहीं है। तो एक लिंगी पुष्प में क्या होगा, पर परागण की घटना ही हो सकती है। इसी प्रकार से ये देखिए, पेड़ भले एक हो लेकिन पुष्प तो एक लिंगी ही है ना, ये नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है ना। तो इसमें क्या होगा, केवल पर परागण होगा, ठीक।
और जबकि इसमें देखिए स्वपरागण की घटना कैसे हो सकती है? पुष्प अगर द्विलिंगी हो, नर मादा भाग दोनों हैं, पुष्प क्या है द्विलिंगी हो, तो इसमें क्या होगा? अधिकतर स्वपरागण होगा। लेकिन इसमें पर परागण भी हो सकता है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दूसरे पुष्प से भी तो परागण आ सकते हैं उड़ के वायु के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये पुष्प है, यहाँ परागण हो गया, तो हो सकता है आसपास एक ही फूल तो होगा नहीं, एक ही फूल का क्या पौधा हो सकता है? नहीं, अनेक पौधे होंगे। तो कहीं हो सकता है जैसे कि यहाँ कोई फूल हो, ठीक है, यहाँ इसी तरह का इसी जाति का फूल हो, तो यहाँ से भी तो उड़ के आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल। तो यानी कि इसमें क्या हो सकता है? स्वपरागण और साथ ही पर परागण दोनों हो सकता है। किसमें? द्विलिंगी पुष्पों में। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण और पर परागण दोनों हो सकता है। तो वही ये कह रहा है कि ये देखिए परागणों का एक पुष्प स्वपरागण पर परागण दोनों होता है। ठीक, अब देखिए परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने के लिए किसी साधन या कारक की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी कि अब क्या खुद से तो पहुंचेगा नहीं, किसी न किसी साधन के माध्यम से ही पहुंचेगा। तो साधन क्या हो सकते हैं? ये साधन हो सकते हैं जैसे कि वायु हो गया, हवा से उड़कर, ठीक है, हवा में उड़कर परागकण, जैसे कि परागकोश फटा, परागकण अगर गिरने लगा, हवा चल रही है, तेज चल रही, तो परागकण जो है वहां से बहा किसी दूसरे पुष्प पर उड़ गया। इसी प्रकार से जल, ठीक है, जल के माध्यम से पानी बहा, पानी के माध्यम से बह के वो चला गया दूसरे पर, या फिर किसी जंतु कीट के माध्यम से। जंतु कीट जैसे कि तितली होते हैं, भौरे होते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते रहते हैं, है ना, तो उनके पैरों पर ये परागकण चिपक सकते हैं, और ये जब वो दूसरे फूल पे जाएगा ये भौरा, तो क्या होगा? परागकण दूसरे फूल पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से भी परागण की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा परागकण का अंकुरण। तो जब जो है परागकण वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, परागकण जो है वर्तिका पर पहुंच गए, फिर देखिए क्या हो रहा है, वर्तिका के तरल पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं, फूल जाते हैं, और उनका जो अंतः कवच होता है वो जर्मपोर एक नली के रूप में बाहर निकलने लगता है। देखिए जैसे कि ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए ये इस तरह से है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए यहाँ परागण आ गए, परागकण आ गए, तो क्या होगा कि यहाँ जो पदार्थ होंगे वर्तिका पर चिपचिपा पदार्थ, उससे ये क्या होंगे? अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित होकर नीचे की ओर ये बढ़ने लगेंगे, नलिका के रूप में अंकुरित होने लगेंगे। ठीक है, ये सभी क्या करेंगे? नीचे की ओर ऐसे अंकुरित होने लगेंगे, जिसे पराग नलिका कहते हैं। ठीक, और इस समय परागकण का केंद्रक दो केंद्रकों में, वर्धि केंद्रक और जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धि केंद्रक और जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धि केंद्रक नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाने लगता है। जो वर्धि केंद्रक होता है वो नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाने लगता है। जो जनन केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो अचल नर युग्मक बनाता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि पराग कोश में आ जाते हैं, पराग नलिका में आ जाते हैं, पराग आप कह सकते हैं पराग पॉलन ट्यूब्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पराग नलिका का बढ़ना तथा भ्रूण कोश में पहुंचना। देखिए पराग नलिका जो अभी हमने फिगर में मैंने बताया आप लोग को, पराग नलिका जो है बढ़ने लगी थी, है ना, फिर ये पराग नलिका जो है बढ़ के कहाँ पहुंच जाती है? भ्रूण कोश में पहुंच जाती है। ठीक, तो पराग नलिका जो है वर्तिकाग्र के उतक से होकर वर्तिका में पहुंच जाती है और दोनों नर युग्मकों तथा अपने सिरे पर उपस्थित नलिका केंद्रक के साथ साथ वर्तिका के नीचे की ओर बढ़ती ही रहती हैं। ये देखिए यहाँ देखिए ये क्या कर रही हैं? ये नीचे की ओर जो है बढ़ने लगती हैं, है ना। ये क्या है? नीचे की ओर ऐसे वृद्धि करने लगती हैं। ठीक, वही कह रहा है कि नीचे की ओर ये बढ़ने ही लगती हैं तथा इस प्रकार से पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में पहुंच जाती है। देखिए यहाँ क्या है? अंडाशय है, तो ये वृद्धि की और अंडाशय तक पहुंच जाती है और बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मकों को भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त कर देती है। ठीक है, जो नर युग्मक बन रहे थे
वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक के जीव द्रव्य में मुक्त हो गए। जब नर युग्मक पहुंच गए तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बीजांड के भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद पराग नलिका का शीर्ष जो होता है वो गल जाता है और इसमें उपस्थित जो नलिका केंद्रक होता है वो भी गायब हो जाता है। दोनों नर युग्मक में से एक अंड कोशिका में केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और दूसरा जो होता है मतलब केंद्रक के साथ जब संलयित हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, एक नर युग्मक जब अंड कोशिका में केंद्रक के साथ जब फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, संलयित मतलब मिलना, संलयित मतलब क्या होता है, मिलना, जुड़ना। तो जब जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण कर देता है और यही जाइगोट वृद्धि करके क्या करता है, भ्रूण का, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण कर देता है। फिर देखिए अभी हमने देखा ना कि दो नर युग्मक थे, दोनों नर युग्मक, तो उसमें से एक क्या करता है, अंड कोशिका में केंद्रक के साथ मिल जाता है, केंद्रक के साथ मिलने पर क्या करता है, जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर देता है। दूसरा जो नर युग्मक था वो क्या करेगा, वो दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, जो दोनों पोलर न्यूक्लियाइस जो होते हैं उसमें देखिए ऐसे होता है। जब हम बीच में अभी हम देखेंगे ना, हमने अभी फिगर देखा है ना अंड का, सहायक कोशिकाएं, बीच में अंड कोशिका, यहाँ क्या होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, बीच में होती है अंड कोशिका। ठीक है, तो एक नर युग्मक तो क्या होता है, अंड कोशिका से मिल जाता है और दूसरा जो होता है वो कहाँ जाता है, भ्रूण, यहाँ पहुंच जाता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रकों के साथ, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या फिर ध्रुवीय केंद्रों। तो यहाँ इनके साथ ये संलयित हो जाता है और एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है और इसी को बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। तो इस क्रिया को बोलते हैं त्रिक संलयन। एक यहाँ आया और एक चला गया, इन तीनों के साथ मिल गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं त्रिक संलयन। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बार बार विभाजित होता है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है वो केंद्रक में क्या होता है, बार बार जो है विभाजित तो होता ही रहता है और जिससे क्या होता है, केंद्रकों के जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर वॉल बन जाती हैं, भित्तियां बन जाती हैं। ठीक, भित्तियां बन जाती हैं जिसे ऊतक कहते हैं और इसी ऊतक को क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। जो बार बार विभाजन से वॉल बना, भित्ति बनी, ठीक है, तो उसके द्वारा जिस ऊतक का निर्माण हुआ उस ऊतक को कहा गया है भ्रूणपोष। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष का कार्य क्या है, याद रखिएगा, भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करना। ठीक है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो जब बड़ा होने लगेगा, वृद्धि विकास करने लगेगा, तो उसे जो है पोषण कहाँ से प्राप्त होगा, तो भ्रूणपोष से। फिर देखिए दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत्त बीजों में यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। दोहरा निषेचन, एक बार किससे निषेचन हो रहा था, अंड कोशिका से, ठीक है, अंड कोशिका से, दूसरा कहाँ हो रहा है, ध्रुवीय केंद्रकों से, ध्रुवीय केंद्रकों से। दो बार निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दो बार हुई, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई तो अब देखते हैं क्या होता है, बीज और फल का विकास होता है। देखिए पहला होता है बीज का निर्माण। बीज का निर्माण कैसे हो रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर धीरे धीरे सारी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं। जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड की क्रिया, अंदर की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, रुक जाती हैं और जो एम्ब्रियो होता है वो सुसप्तावस्था में निष्क्रिय हो जाता है, मतलब पहुंच जाता है। अतः बीजांड बीजावरण से घिरा हुआ भोजन को संचित किए हुए सुसुप्त भ्रूण को अपने अंदर समेटे होता है और इसी रचना को हम कहते हैं बीज। ठीक है, बीज किसे कहते हैं, जब पूछा जाएगा बीज किसे कहते हैं, शॉर्टली अगर पूछा गया तो हम कहेंगे बीजांड बीजावरण से घिरा हुआ भोजन को संचित किए हुए तथा सुसुप्त भ्रूण को अपने अंदर समेटे हुए होता है, जिसे कि कहते हैं बीज। ठीक है, और जो बीज जो है अनुकूलित अवस्था आने पर क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, एक नए पौधे को जन्म दे देता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है फल का निर्माण। तो जिस समय बीज विकसित होता रहता है उसी समय अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, फूल जाता है और रसीला हो जाता है। तो रसीला हो जाता है जब तो फल बन जाता है। ठीक है, फूल कर रसीला हो गया और उसी समय फल बन जाता है। तो यानी कि फल और बीज दोनों का निर्माण एक ही समय होता है।
देखिए अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बन जाती है, जो कि 3 स्तर की होती है। फल भित्ति कितने स्तर की होती है? 3। बाह्य फल भित्ति यानी कि किसी फल का सबसे बाहरी भाग, कोई फल है उसका सबसे बाहरी भाग क्या होता है? बाह्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति यानी कि बाह्य फल भित्ति के अंदर वाला भाग, ये क्या होता है? मध्य फल भित्ति। और अंतः फल भित्ति यानी कि सबसे अंदर वाला भाग। ठीक है, चलिए निषेचन के पश्चात पुष्प का क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई तो पुष्प का क्या होता है? तो देखिए क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे बाहरी दल जो होता है वो क्या होता है? प्रायः मुरझा कर गिर जाते हैं बाह्य दल। लेकिन आप जब टमाटर, बैगन और रसभरी आदि पौधों को देखेंगे, आदि फलों को देखेंगे तो कहेंगे कि उसमें जो है ये लगे रहते हैं। देखिए बैगन सबने देखा होगा ना, ये इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या होता है? ये बाह्य दल है। क्या है? बैगन के साथ हमेशा लगा रहता है। मिर्च देखिए, तो मिर्च में भी इस तरह से संरचना आपको दिखती है। ठीक, ये क्या है? लगा रहता है। इस तरीके से टमाटर देखें, टमाटर में भी इस तरह से संरचना दिखती है ऊपर, है ना। तो वही कह रहा है वो क्या होता है? बाह्य दल होता है। अब मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ रहे होंगे कि बाह्य दल क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए दल यानी कि बाह्य दल के अंदर वाला भाग, दल वो क्या होता है? मुरझा कर झड़ जाता है। पुंकेसर सूख जाता है, गिर जाता है। वर्तिका अगर सूख जाता है, वर्तिका भी मुरझा जाती है। ये सब घटनाएं कब हो रही हैं? जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तब। ठीक, अंडाशय क्या होता है? अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय क्या होता है? फल में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडाशय क्या होता है? फल में बदलता है। फल क्या होता है? कभी पूछा हो जाता है। फल के रूप में हम पुष्प का कौन सा भाग खा रहे होते हैं? तो हम खा रहे होते हैं अंडाशय। ठीक है, इसके अलावा बीजांड जो होता है वो बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है, और अंडाशय की जो भित्ति होती है वो क्या होती है? फल भित्ति का निर्माण कर देती है। ठीक है, फल भित्ति अभी देखा है 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति। तो वो किससे बनते हैं? अंडाशय की भित्ति के द्वारा। चलिए, बीजांड में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण कर देती है। अंड कोशिका क्या करती है? भ्रूण का निर्माण कर देगी। सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे अभी हमने बीजांड देखा, ये क्या थी? सहायक कोशिकाएं। ठीक है, सहायक कोशिका, ये क्या था? अंड कोशिका, बीच में अंड कोशिका थी, है ना। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई, ये दोनों क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। अंड कोशिका क्या होती है? भ्रूण का निर्माण करती है, ग्रो कर जाती है, भ्रूण बन जाती है। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जो अन्य प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो नष्ट हो गई। ठीक है, और जो केंद्रक होता है वो भ्रूण कोश बना देता है। केंद्रक क्या करता है? ये भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? प्रतिमुख कोशिका है ना, प्रतिमुख कोशिकाएं। आप लोग थोड़ा सा फिगर बुक में भी देख लीजिएगा, है ना। यहाँ मैं रफली फिगर बना रही हूँ, हालांकि मैं सही बना रही हूँ लेकिन रफली फिगर है। तो आप थोड़ा सा, और अगर आपको अच्छे समझना है तो एक बार बुक भी पढ़ा करिए कि बुक में कहाँ है फिगर ये, और फिगर किस तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? प्रतिमुख कोशिकाएं, और ये है केंद्रक, है ना। तो इस प्रकार से जो है बीजांड का निर्माण होता है। ये देखिए मैंने फिगर बीजांड का बनाया है। बीजांड में क्या होते हैं? 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ ये दोनों क्या है? किनारे किनारे वाली सहायक कोशिकाएं। ठीक, बीच में क्या है? अंड कोशिका। सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती है। अंड कोशिका क्या होती है? भ्रूण बनाती है। देखिए लिखा हुआ है, अंड कोशिका भ्रूण बनाती है। फिर देखिए प्रतिमुख कोशिकाएं, यानी कि ये तीनों जो हैं प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो गई, ये तीनों नष्ट हो जाती हैं। और द्वितीय केंद्रक जो है ये क्या बनाता है? भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। भ्रूण कोश का क्या कार्य है? भ्रूण कोश क्या करती है? ये भ्रूण जब अंड कोशिका भ्रूण बनने लगता है तो इसको ये पोषण देता है। ठीक है, इसको क्या करता है? ये पोषण देने का कार्य करता है। चलिए, इस प्रकार से अंत में फल तथा इसके अंदर एक या एक से अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं या बीजों का निर्माण होता है। चलिए देखिए, थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये, है ना।
तो आप लोग वीडियो को थोड़ा कई बार चला चला के जब समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर देखिए बीज तथा बीजों का अंकुरण कैसे होता है। तो बीज में भ्रूण जो है वो प्रस्तुत यानी कि निष्क्रिय अवस्था में होता है ना। किंतु जब बीज को नमी, वायु तथा उचित ताप मिलता है तो बीज के अंदर असक्रिय भ्रूण जो होता है क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। जैसे कि बीज देखिए, मार्केट से आप बीज लाते हैं तो सूखा सूखा सा रहता है ना, लेकिन आप फिर अपने घर में उसे बो देते हैं किसी भी पौधे का बीज और उसमें पानी डालते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें से क्या एक छोटा सा नन्हा सा पौधा निकलने लगता है ना। तो क्या होता है, पहले जो बीज था सूखा सूखा वो कैसा था, निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन जब उसे उचित तापमान मिला, पानी मिला, जल मिला तो वो क्या हो रहा है, ग्रो करने लगता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक दिख रहा है कि वृद्धि करना आरंभ कर देता है और एक छोटा सा पौधा बाहर निकल आता है, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरण कहते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मानव के बारे में, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ओके, इसके अलावा नर और मादा में क्या डिफरेंस है, ठीक, तो उसके बारे में हम